नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अक्सर इससे जो क्वेश्चंस आते हैं पीटी में, तो स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि इसमें जो 11 मौलिक कर्तव्य इसमें दिए गए हैं, उसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य कितने नंबर पे है, किस आर्टिकल के तहत उसके जो सब पार्ट में है, उसमें कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को भी आज दूर करेंगे, समझेंगे कि ऐसी क्या टाइम आया, ऐसा क्या डिमांड था उस समय जब मौलिक कर्तव्य को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था। कुछ तो ऐसी व्यवस्था होगी, कुछ तो ऐसा समय का मांग होगा, तो इस तरह की चीज़ों को शामिल करने की उस समय की नीड पड़ी, ज़रूरत पड़ी। साथ में ये समझेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से अलग कैसे है। क्या कोई कमेटी गठित हुई है? क्या कमेटी गठित होने के सिफारिश होने के बाद इसकी कभी समीक्षा हुई है? अगर समीक्षा हुई है तो क्या उसमें कोई संस्तुतियां किया गया है या नहीं किया गया है? ये सारे डिटेल से समझेंगे। एक एक पोर्शन को बड़ा ही अच्छे से और बहुत ही धैर्य से समझेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप स्टेट पीछे देंगे तो डायरेक्ट एक शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है, या कंपेयर करने के लिए आ सकता है कि डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण दे। इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम देखने वाली बात है, जो हमने कहा था कि हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, तो समझिए पहले कि हमने बात किया था कि हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये जो लिया गया है, ये रशिया से इंस्पायर है। कहाँ से? रशिया से इंस्पायर है। अब क्या, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस तरह की जो चीज़ें जो बात की गई है इसमें, ये सामान्यतः देखेंगे जिस देशों में समाजवाद ज़्यादा है, जहाँ समाजवाद स्थापना है, वहाँ इन चीज़ों को शामिल किया गया है। आप जापान में, रशिया में एक डिफरेंस देखोगे, यूएसए में एक डिफरेंस देखोगे। जहाँ आपको रशिया में दिखेगा समाजवाद है, तो वहीं इस तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। जहाँ पूंजीवाद जैसे देश हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, जो क्वेश्चन है पीटी के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है, तो समझिए पहले ये रशिया से लिया गया है। और दूसरी बात ये समझेंगे कि आखिर कौन सी कमेटी गठित हुई थी, जिसके कारण, कौन सी कमेटी गठित हुई थी जिसके बाद इस फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं था। इसे 1976 में एक कमेटी बनी, स्वर्ण सिंह समिति। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। इनके सिफारिशों में से 8 सिफारिशों को डायरेक्ट उठा लिया गया वहीं से, और साथ में +2 जो समय कांग्रेस की सरकार थी, इसमें ऐड किया उन्होंने। तो अगर कहें कि मूल रूप से संविधान में 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से कितना कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 थे मूल रूप से। लेकिन इसमें एक कमेटी और बनती है, बर्मा कमेटी। उसके पहले हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं कि 1976 में पहली कमेटी बनी, इसी के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अब आप देखेंगे, हम अभी बात करेंगे कौन कौन सी कर्तव्य है, वो बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मिलान करने के लिए आ सकता है। एक दूसरी कमेटी बनी थी, बर्मा कमेटी, जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। और ये प्रस्ताव देने के लिए, संस्तुति करने की बात कही गई कि अगर इसे आप देखिए, क्या मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितनी इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि इसकी आलोचना भी हुई है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, सारी चीज़ों पे एक नज़र इनको रखना था और फिर अपने सिफारिशों को देना था। तो ध्यान रखिएगा, ये 1999 में बना था बर्मा कमेटी। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं बेसिक चीज़ों पे। बेसिक चीज़ों पे क्या चलते हैं कि अब देखो कि ये जो जोड़ा गया, हमने बताया कि 42nd अमेंडमेंट 1976, इस समय स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे क्या बना, अमेंडमेंट हुआ। इसी समय इनके सिफारिश पे हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज का संकल्पना सामने आया। उसमें देखेंगे इसको शामिल किया गया संविधान के पार्ट 4A में। आर्टिकल कौन सा है? 51A। लेकिन ये नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब गैर न्यायोचित है।
जिस तरह से फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पे हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता मिलता है आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पर अगर आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। उसी तरह जिस तरह से डीपीएसपी में आपके अधिकारों को अगर पूरा नहीं किया जाता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, उसी तरह से भी नॉन जस्टिफिएबल है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इस सारी चीज़ों को हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैं यहाँ पर लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ध्यान ये रहे कि 10 कैसे है, 8 + 2 और एक और है 11। मैं इसको 11 ही डायरेक्ट लिखता हूँ +1। अब इससे आपको समझना ये है कि ये जो 11 दिख रहा है, वर्तमान में 11 कर्तव्य को दिया गया है, लेकिन जो स्वर्ण समिति कमेटी थी उसके दिए गए जो प्रस्ताव दिए गए थे उनमें से सिर्फ 8 को उन्होंने चुना, कांग्रेस की सरकार ने, और 2 और भी प्रस्ताव को उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया। तो 10 थे मूल संविधान से, मतलब 1976 में जोड़ा गया। एक जो है ये 86 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था। अब इसको समझते एक एक करके, क्या मतलब है, ये कर्तव्य किस तरह के हैं। जैसे मैं अगर इसको बोलूं ABCD E, ऐसे करके EFG, कहने का मतलब क्या है, जब मैं बोलूं 51A सब पार्ट A, तो मैं बात कर रहा हूं संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान की सम्मान करें, उसके प्रति आदर रखें। अब क्या मतलब है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अब समझना है कि अधिकार पहले एक झलक आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज कंफ्यूज होते हैं। जब हम पीटी का एग्जाम देते हैं, मेंस में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख देंगे चलेगा, लेकिन पीटी में आप पूरी तरह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं अगर ऊपर नीचे आपने पढ़ा। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि हम अगर इसको बोलें कि इसको हम अगर 4 पार्ट में एक कर लें, इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये आसानी से कैसे याद होगा, हम कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे। कहानियों के माध्यम से पढ़ने के लिए सबसे पहले समझिए कि क्या है। सबसे पहली बात, संविधान का पालन करना है, एक चीज, उसके आदर्शों को आदर करना है, संस्थाओं को आदर करना है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का। कहने का मतलब है कि एक लाइन में पहला 51A का ए में क्या बोलता है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान की और इस सब चीजों का आदर करना है आपको। एक चीज आपका हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए, देश चूंकि हमारा पहले गुलाम था, तो गुलाम जब आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़े, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उन्होंने अपना नया जान गंवाया, शहीद हुए, उन लोगों के लिए जो हमारे प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में रखना। मतलब हृदय में रखने से मतलब क्या हुआ कि उनकी जो बातें हैं, उनका जो विचार है, जिस तरह से उन्होंने देश की स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनके विश्वास को आप आदर करके अपने दिल में रखें, उनके प्रति कोई घृणित भाव न रखें, ये सम्मान है उनके लिए। इस तरह से आपको राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में सजोना है और उनका पालन करना है। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे कि बात करें संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात किया जा रहा है। अब सबसे पहली बात क्या है, अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा या संविधान की मूलभूत अगर बातें समझना होगा तो संप्रभुता के बारे में जानते होंगे। एकता, अखंडता क्या होता है। आप देखेंगे प्रस्तावना में अखंडता की बात नहीं की गई थी, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि अखंडता को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि एक राष्ट्र जो अपनी देश के लिए, अपने लोगों के लिए जब भी न्याय निर्णय करे तो किसी दूसरे देशों के दबाव में ना करे, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो वही संप्रभु राष्ट्र की एक संकल्पना है। तो अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है। एकता क्या है, जैसे भारत में क्या है, हम कहते हैं डाइवर्सिटी वाला कंट्री है इंडिया, विभिन्न धर्म, जात, भाषा, ये सब है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इसमें एकता को बना के रखना है, इसमें मिलजुल कर रहना है। इसके लिए क्या करना होगा, अपने एक कर्तव्य के रूप में इसको अपने दिल में सजोना है। अखंडता की बात ना, अखंडता यहाँ सिर्फ भौगोलिक सीमा से नहीं है, हमारे मन में भी अगर अखंडता के भाव रखना, अपने मन में भी रखना है,
हम ये ना सोचें कि हम भारत को किसी टुकड़े में रूप में ये अलग हो जाए, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलगाववादी तत्व के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भारत में हमें नहीं रहना। इस तरह के सोच भी लाना ये मौलिक कर्तव्य के विपरीत है। तो कहने का मतलब क्या है, अखंडता। एक तरह से आपको ये मान के चलना है, आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, सबके विचार अलग हैं, सबको एक साथ बना के कैसे रखना है, सारे विचारों को एक साथ कैसे रखना है, इस सोच के साथ एक परिवार में सभी सदस्यों को रहना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि देश की रक्षा करें, क्या देश की रक्षा करें, कब करना है आपको। सपोज कभी देश की ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हमें सैनिकों के अलावा, देखिए रक्षा करने के लिए जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाएं, रक्षा करने के लिए हम अपने जिस जगह पर हैं वहां पर रह के अपने सोच के साथ देश की सेवा में लगे। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या देश के अंदर कोई चीज़ें बनती है, हम उसका समर्थन करके, जैसे मेड इन इंडिया है, हम मेड इन इंडिया का समर्थन करके हम क्या कर रहे हैं, वहां से हम अब क्या कर रहे हैं, एक देश की रक्षा के लिए ही आगे हैं, एक तरह से राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं। मूलतः कहने की बात है कि देश की रक्षा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए एक राष्ट्र की सेवा, इसको दो तरीके से लीजिए, एक तो बॉर्डर पे जाके राष्ट्र की सेवा होता है, एक तरह से सरकार अगर आह्वान करती है कि इस तरह से हमें कार्यों में सहयोग करिए, तो भी आप देश की रक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि कोविड के समय में सरकार द्वारा विभिन्न तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे, उन दिशा निर्देशों को आपने पालन किया, कहीं न कहीं आपने सरकार के भाव को समझा, उनके कर्तव्यों को पालन करने के लिए आपने कर्तव्य सिर्फ देश के लिए नहीं निभाया, आपने अपना कर्तव्य निभाया कि हमें किस तरह से दूरी बनाकर रहना है। तो ये क्या है, अगर देश में इस तरह की अराजकता फैलता तो देश के लिए तो अच्छा था नहीं। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि देश की रक्षा सिर्फ हमें बॉर्डर पे जाके नहीं करना है, देश के अंदर में रहकर एक दूसरे से मिलकर सरकार की बातों को समझकर उसमें आपको सहयोग देना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सरकार अगर आपके अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करे जिससे आपको नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, उसका विरोध ना करे, उस विरोध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रक्षा से मेरा तात्पर्य इतना ही है जिससे देश की एकता अखंडता बनी रहे, यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छे से रहे। एक यहाँ बोल रहे समरसता और सम्मान और भ्रातृत्व। देखिए समरसता क्या है, हम विभिन्न धर्म समुदाय के लोग हैं, जब हम एक दूसरे से मिलें तो हमारे मन में कुछ कटुता न रहे एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे के लिए क्या करें, भ्रातृत्व की भावना रखें, भाई बंधु की तरह रहें, सम्मान रूप से देखें। एक सम्मान कहने का क्या, समान भ्रातृत्व मतलब ये नहीं सोचें कि अरे वो तो ऐसा है, उस कास्ट का है तो हम उससे अच्छा भाव नहीं रखेंगे, वो इतने पैसे वाला है, इस लिंग का है तो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस चीज़ों को समझना है और सबको मिलजुल कर रहना होता है समरसता के भाव में। फिर देखेंगे, और देखिए ये जो समरसता और भ्रातृत्व कैसे आपको बनेगा, तो देखिए इसमें देखिए धर्म की बात कर रहा है, इसमें भाषा की बात कर रहा है, प्रदेश की बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है। अब इसमें देखेंगे हमेशा आप अगर फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखेंगे आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, वेशभूषा, लिंग के आधार पर हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। तो हम यहाँ इसी बात को समझाना चाह रहे हैं कि इन आधारों पे कोई आपके साथ भेदभाव ना करे, और इस तरह से आप जब कर्तव्य निभाएं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में आपको ये रखना है कि हमको धर्म और भाषा और जाति के आधार पर किसी से बात नहीं करना। हमें हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश के नागरिक हैं तो हमको इनसे मिल के अच्छे से रहना है, और मिल के रहने से ही जब एकता होता है तो अखंड भारत का निर्माण होता है। तो इसी में आपका सहयोग जरूरी पड़ता है। तो मैं इतना जो मैं ये 4 लाइन बोला, ये जो है ना इसको आप करके चलना, A B C D E, आपने 5 कर लिया एक साथ, ठीक है। अब मैं 6 H, मतलब ABCD स्मॉल में आप ऐसे लेके चलो, और इस तरह से आप 51 A के साथ जोड़ते जाओ, 51 A के साथ AB जोड़ के चलो। इसी तरह से क्वेश्चन ही आएंगे कि अब बता दो कि अब भारत में सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व के भाव से रहने की कौन से आर्टिकल में कही गई बात। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट आपको इसमें 51 E में जाना होगा, उसका आंसर टिक लगाना होगा, ठीक है। अब आगे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा है कि आप इसको ब्रेक करके पढ़े, क्योंकि आपने 5 कर लिया तो हम इसको याद करने का तरीका कैसे करेंगे, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान की रक्षा करेंगे। अब इतना चीजें आ गया तो जो संविधान आया है कौन बनाया होगा, कोई उच्च आदर्श के लोग जो स्वतंत्रता में अपने आप को
साथ दिया होगा, उन्होंने न्यौछावर किया होगा, कुछ शहीद हुए होंगे जो आज़ादी दिलाने में, आज़ादी स्वतंत्रता के बाद भी जो आज़ादी के लिए लड़े, स्वतंत्रता के बाद भी थे, जो उन्होंने संविधान सभा में काम किया, वैसे उच्च आदर्शों को भी रखना है साथ में। तो क्या हुआ, आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करो। अब जब संविधान बना तो संविधान में क्या कहता है, हम संप्रभु हैं, संप्रभु हैं, हम एकता अखंडता के साथ रहना है, क्योंकि अखंडता के लिए तो हमने कार्य किया, हमने लड़ाई किस लिए लड़ी। अगर आप 1857 के युद्ध के पहले देखेंगे, संघर्ष के पहले, वहाँ क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ाई होती थी। एक राजा अपना एरिया जब अंग्रेजों ने वापस करते हैं तो वो युद्ध से पीछे हो जाते थे, संघर्ष से पीछे होते थे। लेकिन आज यहाँ पर ये स्थिति नहीं थी, हम अखंड भारत की बात करते थे। अगर देश का कोई भी कोना अगर किसी तरह की अखंडता की बात आती, वहाँ पर तोड़ने की बात करेगा, तो हम अखंड भारत के निर्माण के लिए वहाँ पर आगे आएंगे और सहयोग करके अपनी भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, पहले राष्ट्रीय ध्वज आपने, फिर उच्च आदर्श को, एक एक लाइन पकड़ लो, राष्ट्रीय ध्वज, उच्च आदर्श, एकता अखंडता संप्रभुता। फिर 14 में आपने क्या किया कि देखो राष्ट्र की सेवा, अब कब करोगे, संप्रभुता एकता अखंडता को कब बना के रखोगे, जब आप इस चीज को बनाए रखने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, कोई हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। ठीक है, आह्वान अगर सरकार करती है तो भी आएंगे। इतना करने के बाद जब एकता अखंडता और देश की रक्षा करते हैं तो एक अच्छा समाज का निर्माण होता है, जहां हम समरसता की बात करते हैं, समान भातृत्व की बात करते हैं, जहां धर्म जाति लिंग भाषा का यहाँ पर कोई बड़ी भूमिका नहीं होता, हम एक समान एक दूसरे को देखते हैं और अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाने की, एक सुशील समाज बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक विकसित समाज, विकसित सोच वाली समाज बनाने में हम एक भूमिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आप 5 इस तरह से याद कर लो। ठीक है, अब 6 में देखो, ये बोल रहा है सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। अब कहने का क्या मतलब है कि आप सामसिक संस्कृति मतलब क्या हुआ कि हो सकता है मैं दुर्गा पूजा उस समय हो रहा है, आपको कोई आप दूसरे धर्म के हैं, हो सकता है आप मुस्लिम हैं और आप कोई और धर्म, आप अपने कोई त्यौहार को उस समय मना रहे हैं, तो हमें ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमारा त्यौहार बड़ा है और आपका त्यौहार बड़ा नहीं है, आपकी भाषा अच्छी है मेरी भाषा अच्छी नहीं है, इस तरह से नहीं। हमारा मानना है कि हमारी भाषा भी अच्छी है, आपकी भाषा भी अच्छी है, आपका त्यौहार भी अच्छा है, हमारा त्यौहार भी अच्छा है, हम आपके त्यौहार का सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करें। इस तरह से क्या होता है, एक सामसिक संस्कृति का निर्माण होता है, जहां हम एक दूसरे की चीज़ों को हम सम्मान करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको भेदभाव नहीं करना होता है, एक गौरवशाली परंपरा का ऐसे ही निर्माण होता है। ठीक है, तो सामसिक संस्कृति आपको एक कीवर्ड के रूप में रखना होगा आपके पास। अब देखिए, अब बोल रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील नदी वन्य जीव आते हैं। अब देखिए, अब जिस तरह से 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो हमारे जब समाज की बात करेंगे, एकता अखंडता की बात करेंगे, तो हमारे लिए ये सब चीज़ जो भौगोलिक चीज़ें हैं, जो पर्यावरण की बात कर रहा है, ये सब हम मानव के लिए उतना ही जरूरी है, जीव जंतु के लिए उतना ही जरूरी है, सबके लिए जरूरी। तो उसका परिरक्षण करना, उसमें किसी तरह का ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे इन सब चीज़ों को एक इनको सुरक्षा, इनको जहां हमको विकास करना चाहिए, इनको हम खराब करने पर, उसको बर्बाद करने की ओर अपना सहयोग ना दें, जबकि इसको विकास की ओर काम करेंगे। ठीक है, इसको कैसे बचाना है, वन झील नदी को। अब देख रहे होंगे कि IFSR का रिपोर्ट हमेशा आता है कि वन कितना % बढ़ा, कौन से एरिया में बढ़ रहा है, कौन से एरिया में घट रहा है, क्यों सरकार ऐसा कोशिश कर रही है। आप देख रहे होंगे, अगर आज आपने न्यूज़ सुना होगा तो यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 6.5 करोड़ पेड़ एक दिन लगाने का निर्णय लिया। तो इस तरह से देश में पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखकर पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो हमारी भी क्या बनती है, कर्तव्य बनती है कि हम भी पेड़ पौधे लगाएं। बहुत सारा ऐसा न्यूज़ आप सुनते होंगे कि कई ऐसे कपल होते हैं जो शादी के समय में पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको लगता है कि हमें और कहीं नहीं खर्चा करना, हम पेड़ पौधे लगा लेंगे, कुछ नदी बना लेंगे, कहीं लोगों को पानी पीने के लिए बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो किया जाता है, तो ये हमारा कर्तव्य दिखाता है कि हम अपने देश के प्रति कितने कर्तव्यान्वित हैं। ठीक है, हमने पर्यावरण तक गया, कैसे किस तरह से करना है। और देखिए, जो एक चीज़ बता रहा हूँ, और यहाँ तो नदी झील वन की तो बात ही है, वन्य जीव भी आते हैं। वन्य जीव, आपने IUCN का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो वल्नरेबल होते हैं, असुरक्षित होते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए भी हमको कार्य करना होता है। हम आप पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जो भी जीव जंतु हैं उनको हम, आप देखते होंगे जो शिकार करने वाले शिकारी लोग होते हैं,
इलीगल तरीके से शिकार कर लेते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि बाघ का, इस तरह टाइगर का वो हत्या करते हैं, हाथियों की हत्या कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध है। हमें इसका पालन करना चाहिए और हमें इस तरह का कोई भी गतिविधि नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आर्टिकल का और जो मौलिक कर्तव्य है इसका उल्लंघन हो। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन। अब देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। हम लोग का कहना है कि देखिए, हमारी जो संस्कृति है, आप हमेशा कहते होंगे, आपको याद होगा विवेकानंद ने कहा था कि आप हमसे योग लीजिए, हम आपसे आपका विज्ञान लेंगे। एक दूसरे के सहयोग की बात किया है इन्होंने, ना कि अलग अलग कि मेरा योग है, हमारा अध्यात्म है तो सिर्फ हम रखेंगे और आपका विज्ञान है तो सिर्फ आप रखिए। हमने इसकी तो बात ही नहीं की। हमने बात किया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब मिलकर काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विज्ञानवाद वाली दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको रखना पड़ेगा। आज हम इसरो जैसी संस्थाएं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना रखता तो आज हम अंतरिक्ष में ना होते, चांद पर नहीं गए होते, हमारा रोवर जा रहा है, हमारा सैटेलाइट जा रहा है, तो आज हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। इस तरह के दृष्टिकोण को हमको बनाए रखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, आप कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति। आप सार्वजनिक संपत्ति से क्या तात्पर्य है? देखिए, सार्वजनिक संपत्ति से ये मतलब है कि सरकार द्वारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रकार का, या ऐसा जो यूनेस्को द्वारा उसको घोषित किया गया है कि इस तरह का चीजों को हमें संरक्षित करना है। संपत्ति तो किसी प्रकार की हो सकता है, हम सिर्फ धरोहर की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी संपत्ति हो, उनकी सरकार की गाड़ी हो, व्हीकल हो, उनकी बिल्डिंग हो, उनके कोई ऑफिस हो, हर चीज की आपको सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि जो शासन होता है वही देश की जनता के लिए होता है। जनता पर शासन नहीं करती सरकार, जनता के लिए शासन करती है सरकार। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। और इस संपत्ति की सुरक्षा तो करना है, और बहुत अहिंसक तरीके से, और कहीं हिंसा अपने मन में नहीं लाना है। जैसा गांधी जी ने कहा है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके ही हिंसा नहीं करते, अगर मन में भी किसी के प्रति हम गलत सोच रहे हैं तो भी एक प्रकार का हिंसा है। तो हमको इन सब चीज़ों से बचना है। ये बोलते हैं व्यक्तिगत, अगला व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते रहने की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अब कहने का क्या मतलब है, आप एक व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, या एक व्यक्तियों का समूह हो, आपके पास जो नॉलेज है, हो सकता है बहुत के पास नॉलेज नहीं होगा। हम क्या करें, ये कर सकते हैं, हम अपने नॉलेज को कई लोगों के साथ शेयर करें, ये कलेक्टिव रूप से किसी चीज़ को काम करें। अब आप देखते होंगे, हम जो चंद्रयान मिशन की या मंगल मिशन की जो बात की है, तो इस तरह की जो मिशन होते हैं, क्या कोई अकेले व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। वहाँ पर कलेक्टिव रूप से एक दूसरे का सहयोग करके हम आगे बढ़ते हैं, और जब सहयोग करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें अंततः किसका प्रगति होता है? राष्ट्र की प्रगति होती है, और हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सुनते होंगे कि अंतरिक्ष में भी बहुत जल्द मानव मिशन जाने वाला है। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाते जा रहे हैं। और कैसे हो रहा है? क्योंकि हम अपने देश के प्रति, हम अपनी सोच के प्रति, हम पूरी तरह से अहिंसक और विज्ञान के सहारे हम हर चीज़ों को, जो हमें मौलिक कर्तव्यों में जो बातें कही गई है, हम उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। और विभिन्न तरह के कानूनों के माध्यम से, विभिन्न तरह के अधिकारों के माध्यम से हमें ये चीज़ों को पूरा करने में मदद मिलती है। आप देखेंगे कि 86 अमेंडमेंट 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था। अब आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा, तो डीपीएसपी में आप जब जाएंगे तो आर्टिकल 45 में ये लिखा हुआ, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को उसके माता पिता इस तरह से उसको ज्ञान के प्रति क्या करते हैं, उनको ज्ञान के प्रति मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इस दिशा में बढ़ने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसी चीज को क्या किया गया कि इसको क्या किया गया, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 86 अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। साथ ही एफआर में भी, फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। अब क्या हुआ, आर्टिकल 21A में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अब इस तरह की चीजों को आप जब देखते हैं तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ने तो ये सारी बातें बता दी, आप कैसे याद करें? तो याद करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले चीजों को समझ लें, इसके टेक्निकल शब्द को समझ लें, और इसको ब्रेक करके
5-5 के ग्रुप में याद कर ले, 5 5 और 1 तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि अमेंडमेंट के माध्यम से। इन सारी चीजों को अगर आपको याद हो गया होगा तो आगे देखेंगे कि इसमें कुछ चीज, इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें कुछ विशेषताएं हैं इसकी। मूल कर्तव्य की विशेषता क्या है? अब देखिए मूल कर्तव्य की विशेषता यह है कि कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। कुछ नैतिक कर्तव्य क्या है? हमने बोला देश की आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जान गंवा दिए, जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाए। तो ऐसे आदर्शों को अपने दिल में रखना है, और जो आज़ादी दिलाते हुए देश को स्वतंत्र कराए उनके लिए भी दिल में आपको रखना है, उच्च आदर्शों को अपने दिल में पालन करना है। तो ये नैतिक आदर्श हैं, उच्च आदर्शों को सम्मान करना है, उनको अपने दिल में रखना है। कुछ दायित्व तो ऐसे होते हैं जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, इस सब की हमें आदर करना ही पड़ेगा, ये हमारा दायित्व है। इससे क्या होता है कि जब आप इन चीज़ों को आप क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप अपने देश के प्रति गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों का एक दायित्व के रूप में लिया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, जहाँ एक तरफ नैतिक रूप से हमारा जिम्मेदारी बनती है तो दूसरी तरफ एक दायित्व भी है, कर्तव्य के साथ साथ दायित्व भी है। जहाँ एक और मूल अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। अब मैंने क्या बोला, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों के लिए भी है, लेकिन मूल कर्तव्य जो है ये पालन सिर्फ भारतीय नागरिक ही करते हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है। निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसके कर्तव्यों को अगर कोई पालन नहीं करता है तो कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझ लिया होगा। अब आलोचना क्यों होती है? सबसे पहले कहते हैं कुछ आलोचक कि ये पूर्ण सूची है ही नहीं कर्तव्यों का, इसमें तो बहुत सारी चीजों को शामिल नहीं किया गया। आपने न मतदान को शामिल किया है, क्या क्या कोई व्यक्ति कर देना चाहिए, जबकि एक कर्तव्य होना चाहिए व्यक्ति का कि अगर आप पैसे अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना चाहिए। आप टैक्स चोरी करते हो, टैक्स बचाते हो, जब टैक्स देने की बारी आती है तो आप भूल जाते हो कि हमें टैक्स देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भारत में कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं? बहुत कम परसेंट, कुछ ही परसेंटेज में काम चलता है। तो ये आप मतदान का सबसे पहली बात इस सूची में शामिल नहीं किया आपने, कर की बात नहीं की, परिवार नियोजन जैसी चीज़ों को शामिल नहीं किया। देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो ऐसे में माना जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट होगी। हमें जहाँ मौलिक, हमने क्या बोला था, एक जनसंख्या में क्या होता है, जब हम जनसंख्या को एक गिनती के रूप में देखते हैं और जब उसी जनसंख्या को जब हम संसाधन बनाते हैं तो उनमें सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, बहुत सारा के खर्चे बढ़ते हैं, सरकार पर दबाव बढ़ते हैं। क्या हमारे पास उतने संसाधन हैं? तो परिवार नियोजन के माध्यम से हम इन जनसंख्या विस्फोट को भी रोक सकते थे। तो इन चीज़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। साथ ही इसके बारे में आलोचक ये भी कहते हैं कि इसमें तो बहुत सारी चीज को स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं गया है। क्या है? बहुअर्थी अर्थों में आम व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाता। क्या नहीं समझ पाता? अब मैं उच्च आदर्श बोल रहा हूँ, उच्च आदर्श के मतलब कौन से उच्च आदर्श की बात कर रहे हैं, इसकी बात ही नहीं हो रही। हमने सिर्फ बता दिया इतना, लेकिन इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया नहीं। इसको आपको बताना पड़ेगा कि हमारी जनता जो है इतनी एडुकेटेड नहीं थी 1976 में, जो आप इस सोच के साथ रख रहे हो। तो इसलिए हमें खुल के इसको चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था। उच्च आदर्श क्या है, समग्र संस्कृति क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत रूप से खुल के इस मूल कर्तव्य में नहीं बताया गया। गैर न्यायोचित होने से अब मात्र, अब हमने क्या बोला, आप न्यायालय में चुनौती दे नहीं सकते। जब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते तो कोई इसका पालन करे ना करे, इससे तो कोई जेल जाने से रहा। आलोचक का यही कहना है कि एक सिर्फ नैतिक आदेश बन के रह गया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरा चीज़ ये कि जिस तरह से इसको संविधान के भाग 4A में रखा गया है, आप इसके महत्व को कम करते हैं। इसको फंडामेंटल राइट के बाद रखना चाहिए था, आपको भाग 3 के बाद रखना चाहिए था, जबकि आपने रखा है 4 के बाद, नीति निर्देशक तत्व के बाद। इन सारी चीज़ों के अलावा ये तो इवन AK सेन एक है जानकार जो कहते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में कि कोई भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्ति स्वेच्छा से विश्वासी सरकार पे विश्वास करके अपने कर्तव्यों का पालन करता है, न कि सरकार अगर मास्टर के रूप में भूमिका निभाए। आपको एक साथी के रूप में भूमिका निभाना है, न कि मास्टर के रूप में। जब सरकार मास्टर के रूप में भूमिका निभाने लगेगा, ये तो उसी तरह से हुआ कि आप कर्तव्यों को आप दे रहे लोगों के सामने कि इस कर्तव्य को आपको पालन करना पड़ेगा,
तो इस तो उसी तरह से हुआ कि एक मास्टर अपने बच्चे को बताने के बजाय अगर होमवर्क करके नहीं आता है तो आप उसको क्लास में खड़ा कर दे रहे हो। तो इस तरह की सजा देने जैसा है ये चीजें। तो मौलिक कर्तव्य के आलोचक कुछ इस तरह की बातें करते हैं। आगे देखें, अब इस पर टिप्पणियां क्या है। वर्मा समिति की टिप्पणी थी। अब जो आलोचक जो इतनी बातें कह रहे हैं कि ये तो नैतिक आदेश मात्र है, तो नैतिक आदेश सच है कि नैतिक आदेश है, लेकिन इसमें जो हम भातृत्व की बात करते हैं, जाति लिंग के आधार पर एक समान सांस्कृतिक संस्कृति की बात करते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात करते हैं, संविधान की सम्मान की बात करते हैं, कोई भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी सारी चीज़ों की हम कर्तव्यों में शामिल करते हैं। तो ये सच है कि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है, लेकिन सरकार के पास ये भी अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य की चीज़ों को विधायी रूप से संसद के माध्यम से कोई कानून बना के उसको कंपलसरी करवा सकता है, अनिवार्य रूप से जनता पर ये चीज़ों को पालन करने के लिए कर सकता है। ऐसा ही कुछ कानून है जो आप देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य लागू होने के पहले ही राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना था, जिसमें संविधान की, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, तो आपको क्या याद आ गया? तुरंत ऐसे याद आ जाना चाहिए 51A का, ये आपको ये याद आ जाना चाहिए कि आपका 1971 में जो कानून बना है, अब इसका पालन आप नहीं करेंगे तो आप पर दंडनीय आपराधिक कार्य होगा, आपको अनादर करने पर आपको सजा होगा। कई आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने पर दंड की व्यवस्था करता है। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि इस तरह के भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर भेदभाव करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं संविधान में और सरकार का कानून जो संसद के माध्यम से बनाया गया है, जहां पर आपको दंड की व्यवस्था करता है। ऐसे में मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करना इस तरह इन आधारों पर मुश्किल होगा लोगों के लिए, अगर करते हैं तो उनको दंड दिया जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, पहले इसके अस्पृश्यता एक्ट के रूप में जाना जाता था, अब इसको जाति, धर्म, आप समझते होंगे कि हमारे समाज में किस तरह से अस्पृश्यता पहले विद्यमान था, जो समय के साथ बदलता गया। तो इस आधार पर भी अगर कुछ होगा तो उनको दंड की व्यवस्था किया जाता है, लीगल एक्शन लिया जाएगा उन पर। तो आप देख रहे हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अब 1951 के माध्यम से कहा जाता है कि कोई नेता जो संसद है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर अगर वोट मांगने जाता है और अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह की बातों को प्रयोग करता है, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और उसको चुनाव लड़ने से आयोग घोषित किया जाएगा, उनका संसद का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ों को, चाहे वो संसद का हो, चाहे विधानमंडल का कोई विधायक हो, तो इस तरह की चीज़ों को संविधान और व्यवस्था किया गया। हमने पर्यावरण की बात की थी, पर्यावरण में क्या किया था हमने? वन्य जीव की बात किया था। तो आप देखिए वन्य जीव संरक्षण एक्ट बन गया था 1972 में कि आप वन्य जीव का संरक्षण करेंगे। अब वन अधिनियम बन गया था, जो हम बात कर रहे थे कि वनों के संरक्षण, इस तरह के एक्ट बने हुए हैं। पर्यावरण एक्ट बना हुआ 1986 का। तो इस तरह से चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौलिक कर्तव्य में जो बातें की गई है वास्तव में एक कर्तव्य है, लेकिन इसको पालन करने के लिए कुछ चीज़ें इसमें जो कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया है वो सिर्फ नैतिक आदेश नहीं है, इसको जनता किसी न किसी रूप में इसका पालन करता है। और जो इस तरह के कर्तव्यों को पालन करने से विमुख रहता है, जो अनादर करता है, तो उसके लिए कई ऐसे विधायी कानून बने हुए हैं जिससे वो मजबूर है उस चीज़ को पालन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।